नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपके संकरण के बारे में। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो संकरण की परिभाषा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि दो भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, उनके मध्य हम क्या करवाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, वही आपके क्या कहलाता है, संकरण करवाता है, संकरण कहलाता है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य क्या होगी इसकी परिभाषा, दो भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य, दो भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य, दो भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारे संकरण की डेफिनेशन। देखो अब इसमें दो भिन्न भिन्न लक्षण लेते हैं। क्या लेते हैं, दो भिन्न भिन्न लक्षण। आपने देखो 10th क्लास में मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था, 3rd नंबर चैप्टर आनुवंशिक के बारे में। मेंडल ने क्या किया था, दो लक्षण लिए थे, जैसे कि पादप की ऊंचाई का उसने लक्षण लिया था, पादप की ऊंचाई का लक्षण लिया था। पादप की ऊंचाई में देखो दो लक्षण थे अलग अलग, है ना। कौन से दो लक्षण थे, एक तो था पादप क्या है आपकी लंबा, एक क्या पादप बोना। तो लंबेपन का लक्षण और बोनेपन का लक्षण दो अलग अलग लक्षण हो गए इसमें। तो इसमें एक लक्षण कौन सा लिया था, लंबेपन का, वे एक लक्षण कौन सा था, बोनेपन का। मतलब क्या होता है, जो एक लक्षण है इसके दो अलग अलग प्रारूप है, एलील से, युग्म विकल्पी है एलील, युग्म विकल्पी मतलब ऑप्शन है उसमें अलग अलग युग्म बने हुए, एक तो लंबेपन का, एक बोनेपन का। इनके मध्य अगर संकरण की प्रोसेस करवाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करवाते हैं, तो वही आपके क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जो लंबेपन का जो लक्षण था इसको हम टी से दर्शाते हैं, जबकि जो बोनेपन का लक्षण होता है इसको हम स्मॉल टी से दर्शाते हैं। यहाँ पे हम निषेचन की प्रक्रिया, ये लो आपकी कैपिटल टी, एक स्मॉल टी आ गया, और ये क्या बन गया आपकी फैमिली फर्स्ट बन गई, FNPD बन गई। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या आपके संकरण है। यहाँ पे मतलब दो अलग लक्षण ले लिए, एक तो लंबेपन का, एक बोनेपन का, एक पादप लंबा, एक पादप बोना। ठीक है, और जो हमने इसमें संकरण जो निषेचन की प्रक्रिया करवाई इसके द्वारा हमें FNPD प्राप्त हुई। अब देखो संकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से करवाते हैं उसकी सारी प्रोसेस को समझना। संकरण की प्रक्रिया की प्रोसेस या संकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से कर सकते हैं उस प्रोसेस को समझना। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या, पादप की ऊंचाई, तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, इसका चयन कर लिया। किसका चयन, क्या जनक का चयन किया। देखो ये मैंने दो जनक ले लिए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो लंबेपन का, एक बोनेपन का, एक को नर मान लो, एक को मादा मान लो। तो मैंने सबसे पहले इनको क्या किया, यहाँ पे चयन किया, मतलब यहाँ पे चूज क्या किया, मुझे कौन सा लक्षण लेना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जनकों का चयन करना। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक लक्षण नहीं लेके दो तीन, टोटल 3 लक्षण ले लिए। अब मुझे संकरण तो किसी एक के अंतर्गत करवाना है, किसी एक का संकरण करवाना है, तो मैं इन तीनों में से क्या करूंगा, इनका मूल्यांकन करूंगा कि सबसे अच्छा कौन सा है इनमें से। तो ये मान लो सेकंड वाला आपके अच्छा है, तो मैंने अगली प्रोसेस क्या की, पहले तो चयन किया, फिर सेकंड नंबर क्या किया, मैंने जनकों का मूल्यांकन किया। क्या किया, जनकों का मूल्यांकन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो 3rd नंबर पॉइंट है वो क्या होगा, यहाँ पे विपुंसन की प्रक्रिया करवाएंगे। क्या, कौन सी प्रक्रिया करवाएंगे, विपुंसन। विपुंसन मतलब होता है कि जो पुष्प होता है उस पुष्प की कलिका अवस्था में, मतलब छोटी अवस्था में जब पुष्प आपके लगने स्टार्ट होते हैं तो उस अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में पुंकेसर का जो भाग होता है, पुंकेसर के भाग को काट कर अलग कर लेना, पुंकेसर के भाग को काट कर अलग कर लेना, वो आपके क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। जैसे कि ये आपके सामने एक मैं छोटा सा यहाँ पे पुष्प का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस पुष्प के डायग्राम में ये क्या होंगे, आपके परागकोश, और ये हो गया आपके पूतंतु। तो इस भाग को हम क्या कर लेते हैं, जो पुंकेसर का भाग होता है इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास कौन सा भाग बचेगा,
मादा वाला भाग बचेगा। ठीक है, तो मादा वाले भाग को रखना और आपकी केसर के भाग को काट देना कलिका अवस्था में, वो आपकी प्रोसेस कौन सी कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। अब देखो संकरण की प्रक्रिया करवा रहे हैं, तो संकरण की प्रक्रिया में हम क्या करें, हम अपनी इच्छा के अनुसार लक्षण प्राप्त करेंगे कि हमें अधिक फूलों वाला पुष्प चाहिए या अधिक फलों वाला पुष्प चाहिए या अधिक उत्पादन वाली फसल चाहिए, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार ही उसमें कर रहे हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस मादा वाले भाग पे कोई दूसरा परागकण ना आ जाए, इस मादा वाले भाग पर कोई दूसरा परागकण ना आ जाए किसी और माध्यम से, किसी और माध्यम से। इसीलिए इस मादा वाले भाग को क्या करते हैं, हम एक थैली से क्या करते थे, बांध देते, थैली से क्या कर देते हैं, बांध देते, और वो होता आपके 4 नंबर पॉइंट, थैली लगाना। थैली लगाने में क्या लिखेंगे कि पुष्प पर अवांछनीय परागकणों, पुष्प को अवांछनीय परागकणों से बचाने के लिए उस पर थैली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थैली लगाते हैं। वो हो गए आपके थैली लगाना। अब देखो थैली लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उस पर टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टैग लगाते हैं। और वो टैग कैसे? टैग लगाना, देखो आप कभी भी कोई भी चीज़ लाने जाते हो मार्केट से या फिर आप कोई भी कपड़े लेने जाते हो, तो उस कपड़े पे आपने देखा होगा कि एक टैग लगा होता है। टैग पे क्या होता है, एक तो MRP लिखी हुई होती है और उसकी साइज़ लिखी हुई होती है, और इसके अलावा उस कंपनी का नाम रहता है, उसके अलावा उस पर कोड लगे रहते हैं, उसका QR कोड लगा होता है जिसके बारे में उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं। तो हम भी क्या करेंगे, उस पर जो पौधा लगाया था हमने, जिनके मध्य हमने संकरण करवाया, विपुंसन करवाया, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक टैग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टैग। ये लो मैंने टैग लगा दिया। अब देखो जो मैंने टैग लगाया है, इस टैग में क्या क्या लिखना होगा, एक तो विपुंसन की तारीख क्या लिखनी होगी, एक तो विपुंसन की तिथि क्या लिखना होगा, एक तो हमें विपुंसन की तिथि लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? विपुंसन की तिथि। इसके अलावा इसमें क्या लिखना होगा, एक और पॉइंट, वो पॉइंट लिखना होगा आपको कि परागण की तिथि, कि परागण मैंने कब करवाया, परागण की तिथि कि मैंने परागण इसमें कब करवाया। इसके अलावा मैंने कौन कौन से नर व मादा जनक का चयन क्या है, उनके क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। नर व मादा जनकों के नाम, नर व मादा जनकों के नाम, ये सारी डिटेल्स किस में लिखी जाती है, टैग में। तो टैग लगाना, तो टैग लगाने में फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे कि विपुंसन की तिथि, विपुंसन की तिथि। ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि परागण की तिथि, परागण की तिथि, पॉलिनेशन की तिथि, डेट ऑफ पॉलिनेशन। थर्ड नंबर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, नर व मादा जनकों के नाम। किसके? नर व मादा जनकों के नाम, नेम ऑफ द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, नर व मादा जनकों के नाम, नेम ऑफ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट ऑफ पुष्प फ्लावर, मादा जनकों के नाम। तो यहाँ पे ये क्या कर दिया हमने, टैग लगा दिया। क्या लगा दिया? टैग लगा दिया। अब देखो टैग लगाने के जब बाद में जो हम प्रोसेस करवाएंगे वो प्रोसेस होगी आपकी परागण की प्रक्रिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे पुष्प के परागण क्या करेंगे, इस पे डालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार इसमें लक्षण प्राप्त करने। तो अगली प्रोसेस क्या होगी, इसमें परागण की प्रोसेस होगी 6 नंबर। परागण के बाद में जो हमारा 7 नंबर पॉइंट होगा वो क्या होगा, F1 बीजों को एकत्रित करना। अब देखो ये पुष्प है, अब देखो पुष्प में सिर्फ यहाँ पे कौन सा भाग है, मादा वाला भाग, नर का भाग तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। मैं अपनी इच्छा के अनुसार नर भाग को मतलब परागकणों को यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो इनमें क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया होने से कौन सी आपके बनती है, F1 PD बनती है। तो 7 नंबर पॉइंट क्या लिखूंगा कि जो F1 PD बनेगी, इसके द्वारा उस F1 PD के जो बीज बनते हैं उनको क्या करूंगा, मैं एकत्रित कर लूंगा। तो F1
पीडी के बीजों को एकत्रित करना, F1 पीडी के बीजों को एकत्रित करना। चलो मैंने एकत्रित कर लिया। कौन से बीजों को? F1 पीडी के जो बीज थे उनको क्या कर लिया मैंने यहाँ पे एकत्रित कर लिया। अब क्या करेंगे, संकरण के द्वारा इनकी क्या करेंगे, जो F1 बीज प्राप्त किए, अब ये सारी क्या होगी आपकी संकरण की प्रोसेस होगी। संकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले मैंने जनकों का चयन किया, मूल्यांकन किया, विपुंसन की प्रक्रिया करवाई, थैली लगाया, फिर क्या कर दिया उस पर टैग लगाया और फिर परागण की प्रक्रिया करवा दी और फिर F1 पीडी के जो बीज प्राप्त होते हैं उनको क्या कर लिया मैंने एकत्रित कर लिया। तो ये आपके संकरण की प्रक्रिया यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब देखो संकरण के द्वारा प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ उनको हमें यहाँ पे पढ़ना और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार कोई ना कोई एक विधि जरूर पूछता है और वो क्वेश्चन देता है आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। अब देखो संकरण के द्वारा प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ उनको ध्यान में भी रखना आपको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां। अब देखो इन विधियों में आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 4 विधियां। कितनी 4 विधियां आपकी? 4 विधियां। फर्स्ट नंबर जो वंशावली विधि, सेकंड नंबर पुंज विधि, थर्ड नंबर होगी वो प्रतिप संकरण और आपके फोर्थ नंबर होगी वो बहुसंकरण। देखो सबसे पहले होगी कौन सी आपकी? वंशावली विधि। सेकंड नंबर कौन सी होगी? पुंज विधि। थर्ड नंबर कौन सी होगी? प्रतिप संकरण। और अगली जो हमारी होगी वो होगी बहुसंकरण। क्या हो जाएगी? बहुसंकरण। इन प्रोसेस को अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। वंशावली विधि, पुंज विधि, प्रतिप संकरण और बहुसंकरण विधि, ये आपके संकरण द्वारा प्रजनन की विधिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वंशावली विधि के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि संकरण द्वारा प्रजनन की आपके 4 विधियाँ हैं। इनमें से हमें आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके वंशावली विधि। वंशावली विधि मतलब एक वंश का पूरे का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड। 10 से 15 पीढ़ियों तक का उसका क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। वंश मतलब एक पूरे वंश का क्या रखा, अनेक सारी पीढ़ियों का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। वही आपकी क्या कहलाती है? वंशावली विधि। देखो यहाँ पे क्या है, F2 तथा इसके बाद की पीढ़ियों का चयन किया जाता है, इनकी संततियों को अलग अलग कतारों में उगाया जाता है, वही आपकी क्या कहलाती है? वंशावली विधि। अब ये वंशावली विधि का आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या हुआ, एक प्रयोग क्या हुआ, देखो किस प्रकार। फर्स्ट वर्ष में मैंने P1 व P2, P मतलब क्या, जो P है ये किसको दर्शाता है? आपके पेरेंट्स को। किसको दर्शाता है? पेरेंट्स। मतलब ये जनक के दोनों क्या है? जनक। ये नर है, ये मादा, या फिर इसको मादा, इसको आप नर मान लो। पेरेंट्स के मध्य मैंने क्या करवाया? जनकों के मध्य संकरण करवाया। तो संकरण के द्वारा मेंडल के नियम में हम ये देखते हैं कि F1 पीढ़ी प्राप्त होती है हमें। ये लो यहाँ पे इसका बच्चा प्राप्त हो गया, ये मतलब ये आपके F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब देखो F1 पीढ़ी के जो बीज होते हैं इनको हम समुचित दूरी पर उगाते हैं। क्या करते हैं? समुचित दूरी मतलब एक फिक्स दूरी पर उगाते हैं, ठीक है। फिक्स दूरी पर उगाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि जो F2 बीज प्राप्त होते हैं वो आपको अधिक से अधिक बीज क्या होंगे? प्राप्त होंगे आसानी से। अगर पास पास में उगा दिया तो किसी कारणवश पौधे क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए उनको हमने क्या किया? समुचित दूरी पर उगा दिया। समुचित दूरी पर उगा दिया तो यहाँ पे क्या क्या मैंने F2 पीढ़ी के जो भी बीज थे उनको समुचित दूरी पर उगा दिया। ये तीसरे वर्ष की आपकी प्रोसेस होगी। अब फोर्थ वर्ष में जो हमें F3 पौधे प्राप्त होंगे वो होती है आपकी एकल पादप संतति उगाते हैं, मतलब एक एक कतार में एक एक पौधे को उगाते हैं अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है। और जो F4 पीढ़ी होगी, पीढ़ी जो नंबर 4 होगी, उनको भी क्या करते हैं? सेम ही प्रक्रिया दोहराते हैं। कौन सी? तीसरे वर्ष वाली प्रोसेस जो आपके दोहराते हैं। जबकि जो F5 पीढ़ी होगी यहाँ पे, कौन सी पीढ़ी? F5 पीढ़ी। देखो F5 पीढ़ी में क्या करते हैं? यहाँ पे जो पौधे ये देखो 1 से 3 कतारों में उगाए जाते हैं ना। यहाँ पे क्या है? ये 3 लाइनों का मतलब है 3 कतारें, 1 से 3 कतारें बना सकते हैं, या फिर हम ये इस प्रकार से एक कतार बना सकते हैं, या फिर 2-2 कतार बना सकते हैं, या फिर 3-3 कतार बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितनी कतारें बनी? 3-3 कतारें बनी है, ठीक है। सेम ही ये जो मैंने 6th वर्ष में जो मैंने प्रोसेस दर्शाई यहाँ पे, ये सेम की सेम प्रोसेस में अगले वर्ष में दोहराऊंगा।
दोहरा दी। अब इनमें से मैं क्या करूंगा, इनका प्रारंभिक उपज परीक्षण करूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, मैं एकदम लास्ट में एकदम अच्छे तरीके से इनको लास्ट बार उगाऊंगा और फिर को एक और कतारों में उगाऊंगा और लास्ट में मुझे क्या होगा कि जो बीज प्राप्त होंगे उन बीजों का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे वितरण कर दूंगा। उन बीजों का क्या कर दूंगा, वितरण कर दूंगा। अब क्या होता है, F2 पीढ़ी तथा बाद की पीढ़ियों का क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या F2 तथा इसके बाद की पीढ़ियों का चयन किया जाता है और इनकी संततियों को अलग अलग कतारों में उगाया जाता है। कतारों में उगा दिया सारों को और कतारों में उगाने के बाद क्या किया जाता है कि सभी चयन किए गए पौधों का जनक एवं पूर्वज पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। वही आपके क्या कहलाता है, वंशावली विधि या वंशावली रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशावली रिकॉर्ड कहलाता है। और ये आपके सामने यहाँ पे क्या है, वंशावली विधि। ये क्या आपके वंशावली विधि। ये जो डैश डैश किए हुए ना आपके सामने यहाँ पे, ये डैश डैश यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं, ठीक है। मतलब जो हमने चयन किए जनक, उन चयन जनकों के मध्य जो हमें बीज प्राप्त हुए, इन बीजों को मैंने यहाँ पे उगाया है और इसके द्वारा हमने F1 पीढ़ी प्राप्त की, F2 पीढ़ी प्राप्त की, F3 पीढ़ी प्राप्त की, F4 की। ये धीरे धीरे हमने F10 पीढ़ियों तक क्या क्या इसका अध्ययन किया यहाँ पे। और इधर हमने देखो कितने वर्ष तक का इसका अध्ययन किया, 9 से 11 से वर्षों तक का क्या क्या अध्ययन किया, 9 से 11 वर्ष तक क्या क्या हमने अध्ययन किया, जिससे हमें एकदम अच्छे उपज वाले पौधे क्या हुए, प्राप्त हुए। और उन पौधों का हमने क्या क्या गुणन करके किसानों के अंदर क्या कर दिए, वितरण कर दिए, जिससे किसान उनका क्या कर सकते हैं, अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और F2 पीढ़ी जो भी बाद की पीढ़ियों है उनका क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। वही आपके क्या कहलाता है, वंशावली रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा आपके पुंज विधि के बारे में पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे हम आपके नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।